हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिक्स का मान नेत्र तक। हम अभी आप लोग मालूम होगा कि अभी गेस क्वेश्चन कराया जा रहा है जो बिहार बोर्ड में पूछ देगा। अब पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह गेस क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही आप जो क्वेश्चन गाइड किनते हैं, क्वेश्चन बैंक किनते हैं, सभी से छाटा गया क्वेश्चन है किताब से। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछ दिया गया है प्रीवियस क्वेश्चन, सभी को देखते हुए यह गेस क्वेश्चन का तैयारी कराया जा रहा है और तैयार किया गया क्वेश्चन को हम भेज चुके हैं ग्रुप में, और इसका आंसर का हम क्या कर रहे हैं तो वीडियो बना रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, जिससे आप लोग को समझने में क्या होगा, बहुत ही आसानी होगा। और हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि क्वेश्चन रट के जाने से फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप रट्टा मारते हैं, याद करते हैं, तो वह याद किया हुआ भूल जाएगा। अगर आप रट्टा मार रहे हैं तो भूल जाएगा। इसलिए आप समझने का प्रयास कीजिए और थोड़ा बहुत अपने दिमाग को लगाइए और रट्टा मारने का प्रयास ना करें, ठीक ना। थोड़ा समझिएगा तो वो समझे हुआ बात जो रहेगा वो आपको शायद याद आ जाएगा उस दिन। लेकिन अगर आप रट्टा मारते हैं तो 5 दिन के अंदर में आप भूल जाइएगा। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि रट्टा ना मारिए, समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए समझाने के लिए हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो बना रहे हैं तो आप लोगों को शुरू से अंत तक जुड़ना है, देखना है, समझना है। अगर पढ़ाई हमारा समझ आता है तो आप लोग हमारे को कमेंट में वीडियो के बताइएगा कि आपको कितना समझ आया कितना नहीं, ठीक ना। अगर हमारे चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं या नए हमारे स्टूडेंट जुड़े हैं तो हमारे चैनल को वीडियो को देखिए और अच्छा लगता है तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद ही हमें कमेंट कीजिएगा सर आप पढ़ाई हुआ कैसा साफ समझ आया कि नहीं आया, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि मैं पढ़ाया हुआ सवाल आपको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं, पढ़ाने के मतलब परिभाषा किस तरह, ठीक। रावत इसका आंसर कहाँ मिलेगा? आंसर आप लोग के लिए बाबू पहले हमारे नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन जब खोलिएगा उसमें मेरा नंबर दिखाई देगा, उससे आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और करने के बाद हमसे नोट्स वगैरह ले सकते हैं सभी का। गेस क्वेश्चन जो है, आंसर क्वेश्चन सब दे देंगे, ठीक ना। तो पहले आप लोग इसको वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर हम नहीं लिखेंगे, जितना हो सकेगा उतना हम समझाएंगे। इसका आंसर आप लोग के पास मिल चुका होगा, ठीक ना। चलिए हम पढ़ते हैं मान नेत्र, जो कि फिजिक्स में हम पढ़ाते हैं दृष्टि दोष क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। 7 क्वेश्चन करा चुके हैं पहले। आज हम 8वां क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, जो कि दिया है निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष में अंतर लिखें। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये बताए थे कल हम, ठीक ना। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देता है तथा दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। ऐसे दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देता है तथा नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है, इसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष, ठीक ना। तो दूरदृष्टि दोष की पहली परिभाषा लिख सकते हैं। दूसरा नंबर लिख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष जब होता है तो इसका निवारण कैसा होता है, तो अवतल लेंस का, ठीक ना। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूरदृष्टि दोष में लिखना है तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, निकट दृष्टि दोष होता क्यों है आप लोगों को बताए हैं कि निकट दृष्टि दोष में जो नेत्र गोलक है बढ़ जाता है और दूरदृष्टि दोष में नेत्र गोलक कम हो जाता है, यानी घट जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद पहला देखिए, अब उसका अंतर किससे लिखिए। पहला है कि इसमें निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है तथा दूर का वस्तु दिखाई देता है। इधर निकट हो गया, यहाँ पर निकट हो गया, यहाँ पर दूर हो गया। दूर दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, ओके। दोष लिख लेना यहाँ पे, दूर निकट दृष्टि दोष और यहाँ पे लिखना है दूर दृष्टि दोष, ओके। निकट में क्या होता है कि निकट का वस्तु दिखाई देता है तथा दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है। दूर में होता है कि दूर का वस्तु दिखाई देता है तथा नजदीक का वस्तु दिखाई नहीं देता है। इसमें क्या होता है कि इसका जो नेत्र लेंस है यह मोटा हो जाता है, इसका नेत्र लेंस पतला हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसका नेत्र गोलक जो है, नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, इसका नेत्र गोलक क्या होता है, छोटा हो जाता है। इसका निवारण अवतल लेंस लगाएंगे, इसमें उत्तल लेंस लगाएंगे। ये हुआ आपका अंतर। समझ आया कि नहीं? अभी परिभाषा जो बोले हैं उसको आप कापी पर लिख भी सकते हैं
और नहीं तो आपके पास नोट्स मिला है उसमें मिला सकते हैं, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर लिखें। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर लिखें, ठीक ना। यहां पर लिखना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। देखिए उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस का आकार कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से उत्तल लेंस हो गया, और अवतल लेंस के प्रकार इस तरह का होता है। यह क्या है, यह अवतल लेंस है। आपको दिखाई दे रहा है कि बीच में क्या है, थोड़ा इसको और अच्छा से बना देते हैं, ठीक ना। तो उत्तल लेंस हो गया, अवतल कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार। तो देखिए यह किनारे थोड़ा पतला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरह यहाँ पतला हो रहा है, ओके। बीच में मोटा है, ऊपर पर क्या है, पतला है। यह बीच में पतला है तथा ऊपर पर क्या है, मोटा है, ठीक ना। तो यहाँ पर उसको लिखना है कि ये उत्तल लेंस हो गया, यह क्या हो गया, अवतल लेंस, ओके। उत्तल लेंस के फोकस दूरी धनात्मक होता है, और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ठीक ना। इसमें से यही सब इसका अंतर लिखना है, ठीक ना। अंतर देखिए किस तरह लिखना है, पहला, ठीक ना। इसका आंसर लिखेंगे नहीं, समझा दे रहे हैं, आपको नोट से मिला देना है। पहला है कि यह किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यह किनारे की अपेक्षा जो इस तरह था, यह बीच में, यह किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी कि किनारे पतला तथा बीच में मोटा होता है, पहला हो गया। इसमें लिखेंगे यह किनारे मोटा तथा बीच में पतला होता है, किनारे मोटा तथा बीच में पतला होता है। दूसरा लिखेंगे यहाँ पे इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसका लिखेंगे फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। इस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या बोला जाता है, अभिसारी लेंस। इसको अभिसारी लेंस बोला जाता है, इसको अपसारी लेंस को कहा जाता है, ठीक ना। 3 क्वेश्चन हुआ, 3। दूसरा रीजन है इसका यह निकट दृष्टि यह दूर दृष्टि दोष में उपयोग किया जाता है, इसको निकट दृष्टि दोष में उपयोग किया जाता है, ठीक ना। बस 4 लिखना है, 4 काफी है। पहला क्या लिखना था इसमें कि यह बीच में मोटा तथा किनारे पतला होता है। यह किनारे पतला रहता है, बीच में मोटा होता है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ठीक ना। इसका फोकस दूरी हो गया ना। दूसरा इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है, इसको अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक ना जी। इसको अपसारी लेंस कहा जाता है, इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसका उपयोग दूरदृष्टि दोष में होता है, इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष में होता है। यह 4 अंतर हुआ, आपको चारों याद रखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर लिखवाने लगेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन काफी ज्यादा सॉल्व कराना है, और क्वेश्चन एक नहीं बल्कि बहुत काफी ज्यादा है, इसलिए हमको टाइम कम मिल रहा है, ठीक ना। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखें। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर, ठीक ना। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखना है, ठीक ना। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखें। देखिए दर्पण किस तरह बनता है, पहले किसी खोखला गोला का कांच होता है, ठीक ना। इसको अगर हम काट देंगे इस तरह हो गया, अगर बाहर को नहीं करेंगे यहाँ पे इस तरह, तो यह अवतल हो जाता है। क्या कहता है, अवतल। यही भाग इस तरह है, इसको अंदर कलई कर देते हैं, अंदर की ओर, यह हो जाता है उत्तल, ठीक ना। उत्तल के अंदर कलई किया जाता है, अवतल को बाहरी कलई किया जाता है, ओके। अब इसका लिखना क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी और अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक ना।
दूसरा बात कि इसमें किसी वस्तु का छोटा हो जाता है। हाँ, जो उत्तल अंश है यह क्या है, अवतल है। इसमें जो भी बनता है प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, कभी भी छोटा बनाता है। यह क्या करता है कि छोटा और बड़ा दोनों बनाता है। इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और बड़ा बनता है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है बाबू, उत्तल लेंस में कि कोई भी वस्तु सीधा बनता है। कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है बाबू, सीधा। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। इसमें सीधा और उल्टा दोनों होता है, सीधा तथा उल्टा, सीधा तथा उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसमें वस्तु प्रतिबिंब सीधा तथा उल्टा दोनों बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। इससे क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। इसको बोलते हैं अभिसारी, अभिसारी दर्पण बोलते हैं, ठीक ना। कितना हुआ, 4 हो गया। एक और लिख सकते हैं, इसको कलई अंदर किए जाते हैं। कोई भी कांच पर कलई अंदर किए जाते हैं, यहाँ पे कोई भी कांच को क्या कहते हैं, बाहरी कलई किए जाते हैं। या इस तरह बोल सकते हैं, अंदर के धंसा होता है या बाहरी को फूला होता है, इस तरह सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक अभी देखिए 4 यहाँ पे लिखवा दिए हैं, कम से कम 3 लिखा जाता है, अंतर आपको 4 लिखवा दिए हैं, 4 याद रखना, ठीक ना। इतना ही काफी है, ठीक ना। अब आगे आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि प्रतिवर्ती धारा तथा डिश धारा में अंतर लिखें, यानी कि एसी डीसी, ठीक ना जी। अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, ठीक ना। डायरेक्टरी करंट जो भी है आप लोग डिश प्रतिवर्ती धारा और डिश धारा, ठीक ना, इसके बारे में लिखना है। इसको देखिए पहले, जो एसी है और डीसी है, तो एसी के झटका क्या होता है बाबू, अधिक खतरनाक होता है। एसी के झटका यानी कि मान लीजिए उसका करंट क्या होता है, खतरनाक होता है, यानी कि डेंजर होता है, ठीक ना। और डीसी का खतरनाक नहीं होता है, यानी कि बैटरी जो है, बैटरी से अगर तार को आप हाथ में पकड़ते हैं तो लाइन नहीं मारता है। लेकिन एसी जो लाइन आया है आपके घर में, बिजली वाला है, उसको आप छूते हैं तो क्या होता है कि लाइन मार देता है, इसीलिए उसको बोला जाता है खतरनाक करंट, ठीक जी। एसी को क्या बोलते हैं, खतरनाक करंट, यानी कि खतरा होता है इसमें, और डीसी में उतना खतरा नहीं होता है, ठीक ना। तो एसी को बोला जाता है, आपसे दे देगा क्वेश्चन, एसी तथा डीसी में अंतर लिखें, एसी तथा डीसी में अंतर लिखें। एसी या डीसी इस तरह दे सकता है, याद यहाँ पे जब प्रत्यावर्ती धारा तथा डिश धारा, डिश धारा में अंतर लिखें। तो पहला लिखना यही कि इसका क्या होता है कि झटका अधिक होता है, इसका झटका कम होता है, ठीक ना। दूसरा बात, इसको दूर दराज तक लेके जाया जा सकता है, यानी कि अगर आप यहाँ से बैटरी में लाइन के तार जोड़ते हैं, या खेत में या कहीं घर द्वार दूर यहाँ से दूसरा जगह ले जाना है, दूर दराज ले जाना है, यानी कि बहुत काफी दूरी तक ले जाना है, यह दूर तक चला जाएगा। लेकिन यह जो है, यह दूरी तक जाएगा तो इसका वोल्टेज जितना है यहीं को खत्म हो जाएगा रास्ते में, यानी कि पूरा पहुंच नहीं पाएगा, यानी कि वोल्टेज यहाँ पे अधिक जाएगा, लेकिन जाते जाते यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इसका क्या होता है, जितना वोल्टेज होता है उतना ही जाता है, ठीक ना। इसको दूर दराज तक लेके जाया जा सकता है, इसको दूर दराज तक नहीं भेजा जा सकता, चाहे नहीं ले जा सकता है, ठीक ना। इसकी झटका अधिक होता है, इसका झटका कम होता है, यानी खतरनाक होता है, इसका कम होता है। उसके बाद इसको देखो, एसी को डीसी में बदला जा सकता है आसानी से, एसी को डीसी में आसानी से बदला जा सकता है, और डीसी को एसी में बदलने में बहुत ही कठिनाई उत्पन्न होती है, ठीक ना। तो लिखा है इसमें धारा का मान क्या होता है, एक दिशा में चलता है, एसी का धारा का मान एक दिशा में चलता है, ठीक ना। और इसमें क्या होता है कि दिशा का मान नहीं बदलता है, सिर्फ एक दिशा में, इसका दिशा का मान बदलता रहता है, यानी कि इस तरह
काहे नहीं चल रहा है हमारे पास से। यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी था रहती है, क्या होता है, इस तरह से मान बदलता है और इसका मान नहीं बदलता है, सिर्फ ऊपर इस तरह होता है, ऊपर ही होता, नीचे नहीं आता, ठीक ना। इसे डिस्क धारा होता है या कार्टेशियन धारा। इसका झटका खतरनाक होता है, इसका झटका कम खतरनाक होता है। इसको दूर दराज तक भेजा जा सकता है, इसको दूर दराज तक नहीं भेजा जा सकता है। इसको एसी को डीसी में बदला जा सकता है आसानी से, और डीसी को एसी में बदलने में कठिनाई उत्पन्न होती है, ठीक ना। इतना ही आप लोगों को लिख देना काफी है। 4 अंतर लिखना होता है, 3 लिखना होता है, 4 लिख दिए काफी है, ठीक ना। आते हैं अगला, लिखा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। पहले समझिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो पहले जब भी सूर्य का प्रकाश है तो श्वेत प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है श्वेत प्रकाश है, और उसमें कितने रंग मिले होते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है श्वेत प्रकाश में कितने रंग से मिले होते हैं। श्वेत प्रकाश 7 रंग से मिले होते हैं, ठीक ना। लेकिन दिखते कब है, वो प्रिज्म से सब गुजरते हैं तब दिखाई पड़ते हैं, ठीक ना। आप लोग पहले समझिए प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म कितना सतह से घेरा होता है। प्रिज्म कितना सतह से घेरा होता है। तो प्रिज्म एक इधर हो, 1 2 इधर हो 3, इधर हो 4, एक नीचे हो गया 5। तो प्रिज्म कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं। या फलक, प्रिज्म कितने फलक से मिले होते हैं, चाहे बने होते हैं तो 5 फलक से। चाहे प्रिज्म कितने सतह होते हैं, तो 5। श्वेत रंग में कितने रंग मिले होते हैं, चाहे श्वेत रंग कितने रंग के सम्मिलित हैं, 7 रंग के। यानी कि श्वेत रंग जो है, श्वेत प्रकाश जो है कितने रंग से मिला है, तो 7 रंगों से मिला है। ये क्या होता है, एक यहाँ पे प्रिज्म रखा जाता है इस तरह, ओके। एक प्रिज्म हो गया, यहाँ से सूर्य का प्रकाश जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से सूर्य का प्रकाश गया और यहाँ से रंग निकलता है। यहाँ पे 7 रंग निकलते हैं, 7, ओके। 7 रंग निकल गया। पहले आए थे श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश में कितना रंग होता है, तो 7 रंग होता है, ठीक है। और यहाँ से एक प्रिज्म है, यहाँ क्या है, प्रिज्म है, ओके। कितना रंग विभक्त हुआ, 7 लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पहला क्या है, लाल। पहला क्या है, लाल। दूसरा है नारंगी। तीसरा है पीला यानी येलो। उसके बाद है हरा। उसके बाद क्या हो, हरा के बाद है नीला, यह है नीला, यह है जामुनी, और नीचे है बैगनी, ओके। तो जब प्रिज्म से एक साथ प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश गुजरती है तो कितने रंगों में विभक्त होती है, तो 7 रंगों में विभक्त होती है। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, ठीक। दूसरा बात पूछता है कि प्रिज्म में कितने फ्लक्स होते हैं, 5 फ्लक्स होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग के मिल होते हैं, तो 7 रंग से मिल होते हैं। अब देखिए सबसे ऊपर है लाल रंग, सबसे नीचे है बैंगनी रंग, ठीक ना। जो रंग कलर है, जो लाल रंग है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, अब बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक ना। देखिए मिस्टेक कहने मतलब लाल रंग जो है इसका परिकिरण आप लोग समझे होंगे। इसको एक चीज प्रकाश है, ये टूट जाए इसको क्या कहते हैं, परिकिरण कहते हैं। तो परिकिरण सबसे ज्यादा होता है बैंगनी का। इसी के चलते प्रकाश के परिकिरण के कारण ही आकाश हमारा नीला दिखाई पड़ता है। तो बैंगनी जो है या प्रकाश से क्या होता है, परिकिरण होता है। कोई भी कण पर परिकिरणित होकर यह रंग क्या होता है, नीला ज्यादा फैलता है। लेकिन लाल रंग का परिकिरण कम होता है, जिसके कारण यह लाल रंग इस तरह होता है, इसी तरह रहता है। इसलिए दूर दराज तक जो लेजर लाइट होता है, जो हेलीकॉप्टर जाती है, जहाज जाती है, टावर होता है, उस पर लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है।
और इसको देखे होंगे जहाँ पे स्टॉप किया जाता है उसमें भी लगाया जाता है लाल रंग। और आप लगाते हैं बोलेरो बाइक को तो उसमें भी लगाया जाता है, क्योंकि तो प्रकाश के प्रकीर्णन इसका क्या है, कम है। अब बैगनी एक सबसे ज्यादा है, तो प्रकीर्णन कम होगा तो यानी कि फैलेगा नहीं तो कमजोर नहीं होगा, यानी कि लाल रंग कहीं भी दिखाई देता है। कुआं में भी, धुआं में भी, अंधेरा में भी लाल रंग का अधिक दिखाई पड़ता है। इसी के लिए रेलवे के सिग्नल जो होता है या आप स्टॉप जहाँ देखते हैं कोई गाड़ी उठ जाता है, जब सिग्नल लग रहा होता है रुकने के लिए, वहां पर भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक ना। क्वेश्चन देखिए बाबू, क्वेश्चन एक था पढ़ा के उत्तर आगे बढ़ गए होते, लेकिन इस पर हम कितना ऑब्जेक्टिव की तैयारी करा रहे हैं तो इस पर ध्यान दीजिए, ठीक ना। प्रकाश के प्रकीर्णन जो है बैगनी का क्या होता है, अधिक होता है, बैगनी का अधिक होता है, ठीक है जी। अधिक होता है, और यही लाल का प्रकीर्णन जो होता है लाल का कम होता है, ठीक है जी। किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, बैगनी का, किसका कम होता है, लाल का। ये क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो बहुत ही पूछता है बिहार बोर्ड में। और एक और क्वेश्चन है जो कहता है कि खतरे के संकेत के लिए किस रंग का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। आपको जवाब देना है लाल रंग का। किस रंग का, लाल रंग का, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है और दूर दराज कहीं भी दिखाई पड़ जाता है, इसीलिए लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि विचलन सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल रंग का, विचलन किसका अधिक होता है, बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। अब विचलन सबसे कम किसका होता है, विचलन कम किसका होता है, लाल का क्या होता है, कम होता है। ओके, यहाँ देखिए सबसे ज्यादा झुका कौन है, झुका नीचे वाला है ना, जो सबसे ज्यादा झुकता है उसी को बोलते हैं विचलन। झुकना ही क्या है, विचलन। सबसे अधिक कौन झुका है, बैगनी, यही क्या है, इसका विचलन सबसे अधिक है। अब कौन कम झुका है, देखिए सीधा निकल के सामने है इधर, तो सबसे ऊपर वाला है ना झुकता नहीं, वो सामने के सामने रहता है। सबसे नीचे कौन रहता है, सबसे नीचे बैगनी रहता है, इसीलिए इसका विचलन क्या अधिक होता है, लाल विचलन कम होता है, ठीक ना। तो यह बिहार बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आएगा, किस रंग का सबसे अधिक विचलन होता है, तब बोलना बैगनी। किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो लाल, ठीक ना जी। खतरे के निशान के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है, लाल रंग का। प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं, 5 सतहों से घिरे होते हैं। फिर से श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। जब श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कोई किरण प्रिज्म से गुजरते हैं, कितने रंग में विभक्त होते हैं, 7 रंग में विभक्त होते हैं। और यहीं पे जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरते हैं तो यह 7 रंगों में विभक्त जाता है। इसी क्रिया को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक ना जी। अब आलेख खींचने के आलेख खींच दीजिएगा या वर्ण कर दीजिएगा, और परिभाषा पूछे तो परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो पूछा रहा है बाबू कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है और स्पेक्ट्रम कैसे बनाते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जितने भी रंग निकली है, जितने भी यहाँ पे रंग निकली है, एक पर्दे को प्राप्त किया जाता है, एक पर्दे को प्राप्त किया जाता है। इसी पर्दे को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं बाबू, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो जब सूर्य प्रकाश, कोई एक सूर्य प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है, 7 रंग में विभक्त होती है, और उस रंगों को हम जिस पट्टी पर चाहे जिस पर्दे को प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यह पूछते हैं बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त यानी कि इसको रंग निकालने के लिए, रंग इस पर लाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रिज्म में रहेगा तो स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा। यह क्वेश्चन एकदम माइंड में रखना है कि स्पेक्ट्रम किसके, मतलब स्पेक्ट्रम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो लिखा है कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश, जब सूर्य के श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जिस पर्दे को प्राप्त करते हैं, रंगों को चाहे देखते हैं, उसी
उसी वर्णपट को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। चाहे वर्णपट इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, चाहे इसको वर्णपट बोलते हैं, ठीक ना। और दूसरा बात कि लाल रंग का विचलन यानी झुकाव सबसे कम होता है और बैगनी कलर का सबसे विचलन अधिक होता है, ठीक है जी। खतरे के निशान के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो लाल रंग का। किसका विचलन कम होता है बाबू? तो लाल रंग का। सबसे अधिक किसका होता है? तो बैगनी का। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं बाबू कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा जो होता है बाबू, आप लोग पहले समझिए कि धारा बहता किस तरह है, ठीक है जी। तो कोई भी तार होता है, कोई भी परिपथ होता है, उसमें धारा होता है आवेश। धारा क्या होता है? आवेश। आवेश दो प्रकार का होता है, ऋण आवेश को धन आवेश, समझे? एक ऋण आवेश, एक धन आवेश। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाह के दौर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। और कोई इसमें तार है, ठीक, और इसमें क्या बह रहा है? इसमें आवेश बह रहा है, इसमें सीधा जा रहा है, ठीक ना। यही क्या है? आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह को यानी कि बहाने को, चलने को, आगे के क्या कहा जाता है? दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा किससे सूचित किया जाता है? I से सूचित किया जाता है। अब विद्युत धारा के SI मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर होता है, और एम्पियर को ये से सूचित किया जाता है, ठीक ना। विद्युत धारा विद्युत धारा बराबर क्या होता है? विद्युत धारा बराबर क्या होता है, ठीक ना? आवेश बटा समय। आवेश बटा समय, ठीक ना। समय विद्युत धारा कैसे सूचित करते हैं? I से। आवेश को किससे सूचित करते हैं? Q से। और समय को तो T से, यानी कि I बटा Q, I बराबर Q बटा T। यह हुआ आपका एक फॉर्मूला, ठीक ना। यह है विद्युत धारा बराबर क्या होगा? तो Q बटा T, ओके। आगे चलते हैं। लिखा है कि ए मीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखें। ए मीटर तथा वोल्टमीटर में अंतर लिखें। प्यारे बच्चों, जिस तरह अंतर दे रहा है क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं है जो इसमें अलग से कोई फालतू क्वेश्चन पढ़ा दे दिएगा हो। इस सब पढ़ा दिया गया क्वेश्चन आपको रिवीजन करना है, इसलिए आप बोर्ड में लिख नहीं रहे हैं। लिखते टाइम आपको काफी यहाँ वजन हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि आप लिखे क्लिक कर हटा दिए, ठीक ना। या पहले से नोट्स बना है, उसमें आकर पढ़ा दिए। नोट्स तो बना है हमारे पास, लेकिन इसको बोर्ड पर दिखा नहीं सकते, ठीक ना। अभी आप लोग को दिखाई देगा, आप लोग हमसे ग्रुप में मांगिएगा या मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, तो आपको पास भेज दिया जाएगा सब नोट, ठीक ना। सब टाइपिंग करके बनाया गया है, ठीक ना। अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो इसमें आपको लगा कर डाल के पढ़ा दिए होते अभी तक, ठीक ना। अब है ए मीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखें। ए मीटर क्वेश्चन क्या है? ए मीटर और ए क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ठीक है जी। तो ए मीटर को ए से सूचित किया जाता है, वोल्ट मीटर को V से सूचित किया जाता है। ए मीटर से विद्युत धारा क्या जो होता है ना, ए मीटर से क्या है? इससे विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा बहता है परिपथ में, उसका मान मापा जाता है, ठीक है जी। विद्युत धारा को मापते हैं, ठीक ना। ए मीटर से क्या कहते हैं? कि विद्युत धारा परिपथ में धारा को मापते हैं। दूसरा बात है वोल्ट मीटर क्या है? विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर मापा जाता है, यानी कि यह एक परिपथ है जिसमें करंट बहता है, ठीक ना, बहता है। देखिए जो करंट बह रहा है इसमें क्या है? धारा का मान मापते हैं, ठीक ना। ए मीटर का मान है धारा का मान। इसका क्या करते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की, यानी किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर मापते हैं। विभवांतर मापते हैं, दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर मापते हैं। तो आप इसका दो बिंदु परिपथ के, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर मापते हैं।
इसे ए से सूचित करते हैं, इसे बी से सूचित करते हैं। 2 हो गया। तीसरा कि इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, 3 हो गया। इसका आदर्श मान क्या होता है? ए मीटर का आदर्श मान, ए मीटर का आदर्श, ए मीटर का आदर्श मान क्या होता है? 0 होता है। ए मीटर का आदर्श मान क्या होता है? 0 होता है। अब विभवांतर का वोल्ट मीटर कैसे आदर्श मान क्या होता है? अनंत होता है ना। इसका आदर्श मान अनंत होता है, अनंत होता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये हुआ आप लोग का ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। इस सभी के नोट्स बना चुके हैं, दे दिए हैं। जिनको नहीं मिला है मांगिएगा, आपको हम दे देंगे, ठीक ना। बट अब इसमें नहीं दिखाई दे रहा है और बस हमको लेक्चर दे रहे हैं, हम समझा रहे हैं, ठीक ना। यानी कि ए मीटर को ऐसे सूचित करते हैं, वोल्ट मीटर को ऐसे सूचित करते हैं। ये मीटर से क्या किया जाता है कि किसी परिपथ में धारा का मान को मापा जाता है। वोल्ट मीटर का क्या कहता है कि किसी परिपथ के दो बिंदु के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श का मान इसका 0 होता है, इसका आदर्श का मान अनंत होता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक ना। आप लोग कैसा लगा क्लास हमको जरूर बताएं कमेंट में, और जिनको ये नोट चाहिए हमारे नंबर पे कॉल करके ले लीजिएगा, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन खुलेगा तो उसमें मिल जाएगा। काफी ज्यादा बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, बोलना पड़ रहा है काफी स्पीड, ताकि आप लोग समझ आए। बहुत मेहनत कर रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग समझ आया कि नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।